जैसा कि हम लोगों ने विचार किया है कि अगले जो 4 क्लास हैं अक्टूबर के, क्योंकि नवंबर दिसंबर में शायद क्लास नहीं होगा, तो वो हम लोग मुख्यतः प्रश्न को आधार बना करके स्टडी करेंगे। तो अब तक मेरे पास 5 प्रश्न आए हैं और मैं देखता हूँ कि किस प्रकार से हम उसको, सारे प्रश्न नहीं ले सकेंगे पर 1-2 प्रश्न इस प्रकार से लेकर के हम लोग चलेंगे। एक प्रश्न जो उसी दिन आया था वो ये था कि हम जब संसार में रहते हैं, जीवन में जीते हैं, उसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, पर प्रश्न विशेष रूप से एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के था। तो किस प्रकार से हम लोग को करना चाहिए, कैसे हमको जीना चाहिए, उससे एक संबंधित प्रश्न है कि जब हम लोग व्हेन वी मीट पीपल, जब लोगों से हम मिलते हैं और विशेष रूप से जब हम पब्लिक में जाते हैं, तो क्या चेतना को एक उच्च अवस्था में हर समय रखना संभव है? ये प्रश्न हालांकि अलग अलग हैं पर एक तरह से जुड़े हुए हैं और इसको बहुत तरह से देखा जा सकता है एक ही चीज़ को। और मैं एक एंगल से देखूंगा, फिर श्री अरविंद की वाणी से हम लोग इसको पढ़ेंगे जैसे माँ श्री अरविंद ने बताया है। लेकिन देखने के पहले सबसे पहले हम लोग को ये संसार की रचना, इसके थोड़ा सा फिर से इस भूमि को अगर हम लोग पकड़ लेंगे तो सब कुछ बहुत सहज हो जाएगा। इस संसार में जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, ये सब एक दृश्य है। और यदि हम केवल दृश्य, जिसको अलग अलग भाषा में फेनोमेना, अपीयरेंसेस कहा गया है, यदि हम दृश्य से जुड़ के दृश्य से ही आइडेंटिफाई करते हैं तो बहुत कठिन हो जाता है जीवन जीना। क्योंकि फिर हम एक दृश्य से दूसरा दृश्य देखते हैं, दृश्य के अनुसार हम उसको इवेल्युएट करते हैं, हमारा मन कहता है ये अच्छा है, ये बुरा है। और वास्तव में अगर हम एक क्षण के लिए प्रकृति की विशालता में प्रवेश करें तो हम देखेंगे कि एक ही समय प्रकृति कितने दृश्य प्रकट करती है। शायद इसीलिए बहुत सुंदर भारतीय साहित्य में एक कथा है मनु शत्रुपा की। मनु मन प्रधान मनुष्य के प्रतीक हैं और शत्रुपा प्रकृति का प्रतीक है। शत्रुपा, उसके बहुत सारे रूप हैं। और एक हम छोटा सा उदाहरण लें, जिस दिन सुनामी आई, हजारों लाखों लोग एक जगह डूब रहे थे, वही समुद्र किसी दूसरे छोर पर, उसी समुद्र में हजारों लोग नहा रहे थे और आनंद ले रहे थे। अगर प्रकृति की एक क्षण के लिए विशालता में प्रवेश करें तो हम देखेंगे कितने दृश्य एक ही क्षण में प्रकृति उठाती है, एक मल्टी चैनल टेलीविजन की तरह। और ये हमारे ऊपर है कि हम किस दृश्य के साथ अपने को जोड़ लेते हैं और उसके बहाव में बहने लगते हैं। जिस दृश्य से हम जोड़ते हैं तो उस दृश्य से जुड़ा हुआ जो अनुभव है हमको मिलता है, और जब अनुभव का क्षण समाप्त हो जाता है, जो हमको उस दृश्य से अनुभव लेना था वो कंप्लीट हो जाता है, तो अपने आप वो दृश्य हमको छोड़ के या तो चला जाता है या हमारे अंदर उस दृश्य के प्रति एक प्रकार से विरक्ति हो जाती है और हम उससे अलग निकल जाते हैं। इसको बहुत सुंदर एक कहानी है भारतीय परंपरा में, राजा शिखी ध्वज और रानी चुड़ाला की। रानी चुड़ाला बहुत ही अद्भुत, हर तरह से ज्ञानवान हैं, शीलवान हैं और योगिनी हैं। कहा जाता है कि उनको आकाश गमन की, पर काया प्रवेश, ये सब सिद्धि प्राप्त थी, परंतु वो एक रानी थी और पूरा राज्य काज संभालती थी। अब देखिए दृश्य से आकर्षण का क्या अर्थ होता है। राजा रानी के इस भाग को समझता नहीं था, वो मात्र रानी के रूप के प्रति आकर्षित था। रानी रूपवान थी, गुणवान थी और योगिनी थी, पर राजा को ना उसके योगिनी होने से कुछ लेना देना था, गुण से थोड़ा संबंध था, परंतु वो मात्र उसके रूप पर आकर्षित था। रानी ये जानती है, पर साथ में रानी जानती है, जैसा वो कथा में ही आता है, कि
भारतवर्ष में ये परंपरा रही कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यदि धर्म के आधार पर हम अर्थ और काम इसके जीवन को जीते हैं तो अपने आप धर्म ही हमको उससे विरक्ति दिला देता है। यानी अगर हम राइट एटीट्यूड लेकर के, अगर हम इसको योग की भाषा में देखें, इफ वी गो थ्रू लाइफ विद द राइट एटीट्यूड, then that attitude will ourselves itself teach us or show us the path through life towards the divine। ये एक नियम है, प्रिंसिपल है उसके अंदर, अगर हम राइट एटीट्यूड को लेकर जीवन जिएंगे। एक नौलिता की बहुत सुंदर बांग्ला रचना है, 100 रचनाओं में से इस रचना को उन्होंने, जब 100 राइटिंग्स का सिलेक्शन हुआ था, तो ही सिलेक्टेड दिस एज वन ऑफ द राइटिंग्स टू बी पुट इन द प्रिंट। और उस रचना का नाम है मानुषेर भाजन। जिसने सुना शायद पता नहीं, देखा है कि नहीं, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। प्लीज़ रीड इट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नौलिता बताते हैं उसमें, आप सब लोग भगवान को प्रेम करना चाहते हो, बहुत अच्छा बात है। तुम लोग को मनुष्य पसंद नहीं है, केवल भगवान प्रिय है, वेरी नाइस, बट आई टेल यू दैट इट इज़ फार मोर डिफिकल्ट टू लव ए ह्यूमन बीइंग दैन टू लव द डिवाइन। और उस बेसिस पर वो बताते हैं कि व्हाट इज़ द रोल, हमारा जो मनुष्यता है उसका क्या रोल है इन पासिंग टुवर्ड्स द डिवाइन। तो इस कथा में रानी जानती है कि ये धीरे धीरे एक अवस्था आएगा जब राजा अपने आप उसके अंदर सत्य और धर्म का तरफ आकर्षण होगा। इसको फोर्स नहीं करना चाहिए। पहला चीज़ जो इस कथा में ये है कि हम लोग बहुत बार मन से कोई चीज़ पढ़ लेते हैं, वी शुड बी लाइक दिस, वी शुड बी लाइक दैट। हम मेंटल विल से इमीडिएटली तैयार वैसा करने लगते हैं, लेकिन हमारी प्रकृति तैयार नहीं होती है। मन से हम पढ़ लेते हैं, प्राण का अपना गति है, भावना का अपना गति है। दे हैव टू गो थ्रू एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, इट इज़ इनएविटेबल। माता जी कितने लोगों को कहती थी कि यू हैव टू गो थ्रू द एक्सपीरियंसेस, यू गो थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड कम बैक। मदर यूज्ड टू से दिस ऑल्सो। तो वो रानी कहती है, राजा को अपने हिसाब से चलने देती है। फिर एक दिन राजा के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है और वो जंगल चला जाता है। रानी ये जानती है कि ये भी इक्वली संन्यास का रास्ता जो राजा ले रहा है, दिस ऑल्सो इज नॉट द ट्रू पाथ। तो वो ये भी जानती है कि जैसे इसने इससे विरक्त होकर वो संन्यास ले रहा है, थोड़ा समय बाद उसको संन्यास से भी विरक्ति होगा और उसको सही रास्ता दिखेगा, द ट्रू पाथ। रानी इज ऑन द ट्रू पाथ। वो योगिनी है, साम्राज्ञी है, राज्य चला रही है, और ना वो इससे अटैच्ड है ना संन्यास से अटैच्ड है, जो कहानी में है। इट्स ए वेरी पावरफुल स्टोरी। 18 वर्ष वो राज्य चलाती है बिल्कुल डिटैच होकर, लेकिन राजा नहीं आता है। तो एक समय आता है जब रानी को अपने अंतर ज्ञान से मालूम होता है कि अब टाइम हो गया है राजा को ज्ञान देने का। तो राजा ऐसे ढूंढता ढूंढता संन्यास लेकर के एक गुफा में बैठा है। तो रानी उसके सामने एक, उसको ये सब सिद्धि प्राप्त था, एक तरुण के अवस्था में जाती है, बहुत योगी का रूप धर के, एक तरुण योगी। और रानी राजा से पूछती कि तुम यहाँ छोड़ करके ये सब बैठे हो, क्यों बैठे हो तुम यहाँ पर? कहते नहीं, मैंने संन्यास लिया है। कहा किस चीज़ का त्याग किया है? बोला मैंने राज्य काज ये सब त्याग कर दिया है। तो रानी बोलती अच्छा राज्य तुम्हारा था? तो तुम्हारा, तो उसको राजा को सडनली लगता है कि नहीं, तो राज्य मेरा नहीं था। बोले ना राज्य तुम्हारा था, ना जो तुम काम कर रहे थे तुम्हारा था, ये तो सब भगवान का है। तो तुमने त्याग किसका किया है? जो तुम्हारा था ही नहीं उसका तुम त्याग करके सोच रहे हो कि मैंने त्याग किया है, तो तुमको कुछ प्राप्त नहीं होगा। रानी बोलती है उसको, जो तुम्हारा था ही नहीं उसको त्याग करने से तुम कैसे कुछ प्राप्त करोगे? इट इज ए एब्सर्डिटी, इट इज ए फैक्ट। उल्टा एक अहंकार होगा कि मैंने त्याग किया, इट वॉज नॉट योर्स। हम अगर किसी का कोई चीज लेकर के किसी दूसरा को दे दें तो ये हमारा दान नहीं है, इट वॉज नॉट अवर्स टू बिगिन विद। तो राजा सोचता है, मनन करता है, अब वो पक गया है, तैयार हो गया है। यही चीज अगर वो 18 साल पहले बोलती तो राजा नहीं समझता। तो राजा सोचता है, तो राजा कहता है हाँ ये तो बात ठीक है। तो राजा अपना माला और कमंडलू रख देता है और एक छोटा सा कोपिन वस्त्र है उसको भी खोलकर रख देता है। रानी कहती अच्छा ये तुम्हारा है? ये तो मात्र वस्त्र है, तुमने पहना है कन्वीनियंस के लिए, तुमको प्रकृति से तुमने लिया है, ये भी तुम्हारा नहीं है। तो राजा सोचता है हाँ। तो राजा फिर एक शिला पर खड़ा होकर छलांग लगाने वाला है कि
मैं अपना प्राण त्याग देता हूँ। तो तरुण उसको, रानी तरुण बनी हुई है, तरुण ऋषि, उसको पकड़ लेती है या पकड़ लेता है। कहते ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मूर्ख हो क्या? बोला क्यों? कहते ये तो शरीर मात्र है, तुम इसको त्याग दोगे दूसरा शरीर लेकर के आओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अभी इस शरीर से बंधे हो, उस शरीर से बंध जाओगे, तो ये तो कुछ छोड़ने का चीज नहीं है। तो राजा कहता है फिर मैं क्या छोड़ूं? कहता है जो तुम जिस भाव से तुम जीवन जी रहे हो कि मैं, तुम इसको क्यों नहीं छोड़ते हो? तुम कभी इस चीज से जुड़ जाते हो कि मैं राजा हूं, कभी इस चीज से जुड़ जाते हो कि मैं सन्यासी हूं, कभी सोचते हो कि ये राजकाज मेरा था मैं छोड़ रहा हूं, कभी सोचते हो कमंडलू मेरा है छोड़ रहा हूं, कभी सोचते हो कि ये शरीर मेरा है मैं त्याग रहा हूं। तो ये तो सारा तुम एक इल्यूजन से दूसरे इल्यूजन में जा रहे हो। इस चीज को हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन बहुत सुंदर कहानी है इस। तो राजा को ज्ञान होता है, वो कहता है अरे, तो वो ऋषि का पांव छूने के लिए झुकता है कि आपने मुझे सच में, इतने साल में भटकता रहा, मुझे इतना छोटा सा बात नहीं समझ आया। बहुत बार एक छोटा सा चीज को समझने के लिए पूरा जीवन बिताना होता है। माँ कहती है पूरा जीवन में साइकिक मोमेंट समटाइम्स आर जस्ट काउंटेबल इन मिनट्स। जब पांव छूने झुकता है तो तरुण हैज डिसअपियर्ड और रानी वहाँ खड़ी है, कहती है तुम क्या कर रहे हो राजन, ये शोभा नहीं देता है। तो ही कम्स बैक। आगे कथा है कि दे बोथ रूल द किंगडम एज योगीज। ये एसेंस में टच करता है इन सभी बिंदुओं को। सारा समस्या आता है कि हम किस चीज के साथ जुड़े हुए हैं। अब जुड़ना केवल बाहर से नहीं होता है। हम लोग बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन में, मानव संबंध में प्रॉब्लम क्या आता है, पहले तो हम लोग अपना एक पहचान से जुड़ते हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ या मैं ये हूँ, तो पहला एक पहचान। हम उस पहचान को, वो पहचान अगर हमारा छूट जाए तो कई बार ऐसा लगता है कि ये हमारा जीवन मृत्यु का प्रश्न है। ये एक पहचान है, ये एक दृश्य है। ये दृश्य हमारे सामने अभी प्रकट हुआ है, किसी कारण से भगवान ने हमको इस दृश्य के अंदर स्वयं को उपस्थित किया है, और हमको दृश्य से नहीं बंधना है। दृश्य से बंधेंगे तो प्रॉब्लम होगा। इट इज जस्ट वन ऑफ द रोल्स गिवन टू अस। आज ये रोल दिया है, कल नेक्स्ट मिनट भगवान बिल्कुल दूसरा रोल दे सकते हैं। वी शुड बी एब्सोल्युटली फ्री इनसाइड। श्री अरविंद के जीवन में हम देखते हैं कैसे वो एक क्षण में क्या रोल प्ले कर रहे थे भारतीय पॉलिटिक्स में, ऑन द पीक। कर्मयोग का, अगर रियल कर्मयोगी, अगर एटलीस्ट इन जितने मैंने पढ़े हैं, अगर रियल कर्मयोगी का एक उदाहरण आता है तो श्री अरविंद का उदाहरण। ही इज ऑन द पीक ऑफ एन एक्टिविटी, जहां बिल्कुल सब कुछ लगता है कि वो केंद्र में है, पिवट है। नेक्स्ट क्षण उनको छोड़ना पड़ता है। ही इज एज फ्री एंड ही मूव्स आउट ऑफ द सीन। एक दृश्य है। एक दृश्य में आज वो भारत के क्या होने वाला है उसके विधान में केंद्र में है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम के। नेक्स्ट मिनट ही इज नॉट इवन इन द सरकमफ्रेंस। श्री अरविंद के अपने जीवन में हम इस चीज को देखते हैं। माता जी पेंटिंग, म्यूजिक, इसमें कितना डेवलप्ड, इवन फिलोसफिकली। एक बार वो नलिदा को बोलती हैं, नलिदा लिखते हैं कि परहैप्स आई हैड द प्राइड ऑफ द इंटेलेक्ट, दैट इज वाई मदर टोल्ड मी दिस। माँ क्या बोलती है उनको, यू नो आई ऑल्सो टुक सम टाइम बैक लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन फिलोसफी एंड इंटेलेक्चुअल स्पेकुलेशन, बट दीज थिंग्स आर नॉट नेसेसरी एट ऑल। जिससे कि उनके अंदर कि ये नहीं छूटना चाहिए। हम लोग मन की भी धारा को पकड़ लेते हैं, आइडियल को पकड़ लेते हैं। वी आइडेंटिफाई विद एन आइडियल, इवन राइट एंड रॉन्ग, ये ऐसे ही होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में एक कठिनाई ये होता है, हमारा अहंकार जब भौतिक चीज़ों से छूटता है तो सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ता है। जब भौतिक चीज़ से अटैच नहीं होता है तो और प्रबलता से कई बार सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ लेता है और आइडियाज़ और आइडियल्स को पकड़ लेता है। ना केवल आइडिया और आइडियल को पकड़ता है, ये ऐसे होना चाहिए उसको पकड़ लेता है। ये भी एक रिजिडिटी है जिसके बंधन में व्यक्ति बनता है, और उसमें अगर चीज़ उसके अनुकूल नहीं होती है तो वो उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है। ये मनुष्य के साथ ये नेचुरल है कि
फिर वो पेसिमिस्टिक हो जाता है या सिनिक बन जाता है, माने जैसे बताया कि अरे संसार में ना सत्य है ना लाइट है, ऐसे ही कहा गया है. किसी ने मुझे अभी जोकिंगली बताया कि सत्यमेव जयते कैन बी रेड एज सत्य में भी जयते, बट इट्स नॉट ट्रू. इट्स ऑलवेज ट्रूथ दैट विंस, इट इज नॉट मे बी. बट वी बिगिन टू फील, क्योंकि हमने जिस प्रकार से सोचा और जिस अवधि में सोचा, जिस कंटेक्स्ट में सोचा कि ट्रूथ विन करना चाहिए, वैसा नहीं होता है. पर क्या पता ये ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है प्रिसाइजली ताकि हमको उस चीज से जिसको हम पकड़े हुए हैं उससे छूटने का अवसर मिल सके. सो माँ बताती कि श्री अरविंद भी बताते हैं प्लास्टिसिटी नेचर में होना बहुत आवश्यक है किसी भी क्षेत्र में. लेकिन अगर हम प्लास्टिसिटी को जब डेवलप करते हैं तो दूसरा समस्या आता है कि हम लोग कई बार बाहरी शक्तियों के दास हो जाते हैं कि प्लास्टिसिटी है तो फिर ठीक है, ये भी ठीक है, वैसे भी ठीक है, जैसे हो रहा है ठीक है, एंड वी कैन गो इनटू कॉम्प्लेसेंसी, दैट इज द अदर एक्सट्रीम. इसका रिकंसिलिएशन कैसे होगा? अगेन गीता में श्री अरविंद की वाणी में इसका बहुत सुंदर और स्पष्ट उत्तर है. जब हम जिस परिस्थिति में हमको भगवान ने रखा है वहां वी शुड बी फेथफुल टू द डिवाइन इन दैट सिचुएशन एंड सर्कमस्टांस, बट वी शुड नॉट बी अटैच टू द रिजल्ट्स. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. हमको उस अवस्था में, अगर हमको एडमिनिस्ट्रेशन में एक जगह भगवान ने रखा है, तो जो हमारा हाईएस्ट जो हम परसीव कर सकते हैं उसके अनुसार वी मस्ट एक्ट. लेकिन वो उस एक्शन का परिणाम क्या होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी, हो सकता है कि हमारा एक्शन बिल्कुल सही हो परंतु हमको हार देखना पड़े. इट्स पॉसिबल, परफेक्टली फाइन. स्वतंत्रता संग्राम में 1857 में नाना साहब, झांसी की रानी, ये सब लोग पार्टिसिपेट किए. दे वर राइट, दे वर मूव्ड बाय ग्रेट इम्पल्स, बट दे हैड टू बी डिफीटेड, दे हैड टू सी डिफीट. उन लोगों को हार का मुंह देखना पड़ा. इसका अर्थ ये नहीं था कि भगवान नहीं चाहते थे भारत स्वतंत्र हो या उनका एक्शन गलत था. ये विश्व जो है ये केवल एक दो तीन व्यक्तियों का खेल नहीं है. इसीलिए श्री अरविंद बताते हैं दिस वर्ल्ड प्ले इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्ले. दृश्य के पीछे अगर हम जाएंगे तो देखेंगे कि देयर इज ए क्लैश ऑफ फोर्सेस, स्ट्रगल ऑफ फोर्सेस, बहुत सारे शक्तियों का संघर्ष और संघात है. और उसको तब तक हम नहीं समझ सकते जब तक हम स्टेप बैक करके ऑब्जर्व नहीं करें. सिंपल सा एक उदाहरण है, हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं. बहुत सारे लोग को आप देखेंगे अलग अलग लेवल. एक होते हैं जो बिल्कुल सतह पर जीते हैं, वो बोर हो जाते हैं, एक बहुत बड़ा बीमारी है. तो क्या करते हैं, ताश लेके जाएंगे और जैसे ही शुरू हुआ ताश, लूडो या कुछ नहीं तो गप मारना शुरू कर देंगे. आप देखेंगे ट्रेन में ज़्यादातर लोग जब गप मार के बोर हो जाएंगे तो कुछ और शुरू कर देंगे, कुछ गाना शुरू कर देंगे, कुछ अंताक्षरी खेलना शुरू कर देते हैं, बच्चा लोग जैसे करते हैं. इट इज़ ए सरफेस लाइफ. दूसरा लेवल पर मतलब यू आर मूव्ड बाय फोर्सेस. सेकेंड लेवल पर ऐसे लोग हैं जो अपने आप में खो जाते हैं, अपने प्राइवेट वर्ल्ड में खो जाते हैं. कुछ पढ़ रहे हैं किताब या अपने सोच में बाहर देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं प्राइवेट वर्ल्ड में. तीसरा, जस्ट ऑब्जर्व. इट इज़ ए ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व वन सेल्फ, ऑब्जर्व ह्यूमन नेचर. हमारे अंदर क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, दूसरे के अंदर क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, और बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है. श्री अरविंद ने ये एडवाइस दिया था किसी को. किसी ने कहा जब मैं लोगों के बीच में होता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए. श्री अरविंद कहते हैं ऑब्जर्व देम, ऑब्जर्व ह्यूमन नेचर. रियली इट इज़ वेरी अम्यूजिंग. अगर ह्यूमन नेचर को हम देखने लगे तो जो मोस्ट अम्यूजिंग चलचित्र या टेलीविजन है उससे ज़्यादा अम्यूजिंग ह्यूमन नेचर है. इट्स वेरी अम्यूजिंग अगर हम लोगों को देखें मात्र किस प्रकार से. सो दिस इज वन पार्ट कि वी हैव टू डू अवर बिट, एक्ट अंडर द स्ट्रेस ऑफ द हाईएस्ट इन अस. लेकिन नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, वी शुड लीव द रिजल्ट कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ द डिवाइन. हो सकता है वो सफल हो, असफल हो सकता है परिणाम स्वरूप हमको उस क्षेत्र से बाहर जाना पड़े या बाहर फेंक दिया जाए.
वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट. श्री अरविंद एक जगह कहते हैं, गॉड ड्राइव्स अस आउट ऑफ एवरी ईडन so that crossing a desert of mores and difficulties we may reach a greater paradise. भगवान का ये विधान है. विभीषण आइडियल एग्जाम्पल है. छोटा भाई है, छोटा भाई का कर्तव्य है बड़े भाई को बताना, साथ में राज परिवार से है, उसका ये कर्तव्य है राज परिवार को बताना कि तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो कितना भयानक है. बताता है, माल्यवान भी बताता है, मंदोदरी भी बताती है. इसीलिए दे आर ऑल, मंदोदरी का नाम भारतवर्ष की 5 प्रातः स्मरणीय पूजनीय कन्याओं में आता है. शी राक्षस कुल की है, राक्षस को विवाह किया है, लेकिन शी इज अमंग दी 5 स्पेशल वीमेन. वाई? हमेशा सही शिक्षा देती है. दिस इज वॉट यू शुड डू. माल्यवान भी बताता है, लास्ट मिनट तक बताता है, कहता है तुम बोलोगे तो मैं युद्ध लड़ूंगा, लेकिन तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो गलत है. विभीषण भी बताता है, विभीषण को बहुत भयानक परिणाम भोगना पड़ता है. परिणाम क्या है? रावण किक्स हिम आउट. सोने का लंका गया, सेफ्टी गया, सिक्योरिटी गया, पेंशन पता नहीं रिटायरमेंट प्लान विभीषण ने लिया होगा, ये सब लूज हो गया. आफ्टर ऑल ही इज द यंगेस्ट प्रिंस, उसको बहुत सारे सुख सुविधाएं होंगे, केवल झोपड़ी में नहीं रहता था, झोपड़ी में था, लेकिन आफ्टर ऑल ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 3 किंग्स. तो वो सब त्याग दिया, लेकिन इन द बार्गेन ही फाउंड रामा एंड सरेंडर एट हिज फीट. तो पूरा मूल ये है कि जिस परिस्थिति में हम हैं, जिस सीन के साथ हैं, उस सीन से नहीं बंधना है. नो सीन, नथिंग इज इंडिस्पेंसिबल एक्सेप्ट द डिवाइन इनसाइड. नो, इवन एन इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, नथिंग इज इंडिस्पेंसिबल. इट इज द डिवाइन एंड द रिलेशन विद द डिवाइन. वो उससे अगर हम बंधे हैं और उसके प्रेरणा में हम क्या करते हैं, एक समय जो हमको उचित लगता है, उत्तम लगता है, हो सकता है वो अल्टीमेट नहीं हो, डिवाइन विल नहीं हो, डजेंट मैटर. वी हैव टू बी ट्रूथफुल एंड फेथफुल टू व्हाट वी एक्सपीरियंस इनसाइड. डुप्लिसिटी, हिपोक्रेसी ये नहीं होना चाहिए, जो श्री अरविंद की वाणी. उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ये परिणाम पूरे तरह भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए. सो मच सो दैट वी शुड इवन फॉरगेट, वी शुड नॉट इवन टेक इंटरेस्ट. माँ यहाँ तक कहती हैं कि हमको जाना चाहिए कि कुछ कर्म करने के बाद बहुत बार हम लोग सोचते हैं कैसा किया हमने, ठीक किया, अच्छा किया, बुरा किया. माँ कहती दैट इज नन ऑफ योर कंसर्न, इट इज गॉन, फिनिश्ड, दैट मोमेंट इज ओवर. अगले दिन कैसा किया, कैसा नहीं किया, एक्साइटमेंट हो रहा है, कितने लोगों ने हमको अप्रिशिएट किया, किसने नहीं किया, अरे हमको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करते बेटर होता. इट इज ऑल साइन ऑफ ईगो अटैचमेंट. जो हुआ दैट्स गॉन, फिनिश्ड, नाउ नेक्स्ट मोमेंट इन फ्रंट. अगर हम इस तरह जीने लगें तो बहुत सुंदर हो जाएगा जीवन. और इसी बेसिक चीज से जो डिटैचमेंट, ऑफरिंग एंड सरेंडर टू द डिवाइन, फ्रीडम फ्रॉम रिजल्ट्स, acting from the highest consciousness, not from personal preference, through a constant vigilance and sincerity, यही पूरा समस्या है. लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है. और मानव संबंध में ये सच है कि बहुत बार एक प्रवृत्ति होता है कि हम लोग बाहरी चेतना में आ जाते हैं. ऐसा जब हम जानवर या प्रकृति के साथ होते हैं तो नहीं होता है. क्यों? क्योंकि मन सेपरेट करके देख सकता है. इसीलिए किसी ने श्री अरविंद से पूछा था कि इट इज डिफिकल्ट टू रिमेन इन द ट्रू कॉन्शियसनेस वाइल वर्किंग, बट इजियर टू रिमेन इन रीडिंग एंड स्टडिंग. व्हाट शुड वी डू? श्री अरविंद कहते हैं बिल्कुल इसके विपरीत सत्य है. क्यों? क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं तो अधिकतर काम जो हम करते हैं मैकेनिकल काम करते हैं. सो ए पार्ट ऑफ द माइंड इज फ्री टू रिमेंबर द डिवाइन. बट वेन वी आर रीडिंग देन देर इज अ टेंडेंसी, क्योंकि मन उसमें पूरी तरह एब्जॉर्ब्ड होता है. इसीलिए जब हम लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं तो देर इज अ टेंडेंसी फॉर द माइंड टू गेट इन्वॉल्व एंड दैट डिस्कशन, खासकर जब डिस्कशन हीटेड, हमारा विरोध हो रहा है तो आइडिया से हम पकड़ करके रहते हैं तो इट बिकम्स हीटेड, एनिमेटेड. दैट इज वाई ह्यूमन कॉन्टैक्ट से ज़्यादा पॉल्यूशन किसी चीज़ में नहीं होता है. सो वन शुड बी केयरफुल अबाउट दिस. जब किसी ने पूछा था श्री अरविंद से कि वी शुड लव ऑल, तो ये क्यों आश्रम में इतना थोड़ा सेपरेट करने का टेंडेंसी है? श्री अरविंद कहते हैं दैट इज ट्रू.
ऑर्डिनरी कर्म योगा में यू शुड बी विलिंग टू स्टे इन द वर्ल्ड, लव एवरीबडी, एंड इवन इन दिस इट इज ट्रू इन एसेंस, बट इट डज नॉट इमीडिएटली ट्रांसलेट इन टू प्रैक्टिस दैट यू शुड स्टार्ट मिक्सिंग विद एनीबडी एंड एवरीबडी. ये दो अलग चीज है. सबके लिए शुभेच्छा होने का अर्थ ये नहीं कि सबसे फ्रीली कैसे भी किसी से मिक्स कर लो. उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए प्रकृति के अंदर. वो स्ट्रेंथ नहीं होने से, इनर बीइंग के अंदर नहीं जीने से वन विल गेट कैरिड अवे. इसलिए उन्होंने ये आश्रम बनाया कि यहाँ पर थोड़ा एक स्पेशल एनवायरनमेंट है जिसमें व्यक्ति प्रोटेक्टेड है. अर्थ ये कि बहुत सारे श्रेणी के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मिक्स करने से इमीडिएटली चेतना नीचे आ जाता है. द ओनली वे इज टू अवॉइड इट. उसमें हमारे अनफॉर्चुनेटली फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स भी आते हैं. श्री अरविंद माँ इसके लिए बहुत पर्टिकुलर हैं, क्योंकि जब हम रिलेटिव्स से मिलते हैं तो हमारा पूरा पास्ट, वो हमको उसी समय से जानते हैं जैसे पास्ट. तो जब मिलेंगे तब भी यही पूछेंगे, अच्छा कैसा लग रहा है वो तुम जो घर में ये छोड़ के गए थे, या तुम्हारा जो फ्रेंड है, बिकॉज दे नो अस एज फ्रॉम द पास्ट. जब किसी ने श्री अरविंद से पूछा कि अब मुझे उतना अटैचमेंट नहीं होता है अपने फैमिली मेम्बर्स के प्रति, व्हाट इज इट, क्या मैं निर्दयी हो रहा हूँ, क्या मैं इंडिफरेंट हो रहा हूँ, श्री अरविंद कहते हैं ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज ए रिलीज. फैमिली अटैचमेंट्स आर नॉर्मली ड्यू टू तामसिक एफिलिएशंस. इट इज नॉट समथिंग वेरी हाई, क्योंकि हम उसमें पैदा हुए, जन्मे हैं, तो हमारा अटैचमेंट इज वेरी सिंपल. इट इज जस्ट बाई हैबिट. तो इट इज नॉट समथिंग वेरी हाई. उसको सोशली हम लोग कहते हैं इट इज द हाईएस्ट, बट इट्स नॉट द हाईएस्ट. वो तो नेचुरल है, कोई भी आदमी उस परिवार में जन्मा है, बड़ा हुआ है. तो फैमिली और रिलेशंस इज वन सोर्स जो हमको इमीडिएटली अवचेतन की तरफ ले जाते हैं. दूसरा, जो प्राण तत्व प्रधान जो एक्टिविटीज होती हैं, जिसको माँ कहती हैं वाइटल इंटरचेंज. सेम व्यक्ति, लेकिन कई बार हम लोग वाइटल इंटरचेंज, खासकर सिनेमा का बाद, गॉसिप, सिनेमा का एक नॉट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, गॉसिप जिसको माँ ने बोला है, दैट डिग्रेड्स. तीसरा, जो एकदम जिनका लक्ष्य और चेतना साधारण जीवन के तरह है कि उसमें बह जाना. ऐसे जीवन में लोग हैं जिनका जीवन में और कुछ लक्ष्य है ही नहीं, वो केवल सतह पर जीते हैं, और बहुत ज़्यादा उनके साथ मिक्स करने से वी आर कैरिड अवे. सो इट इज़ ट्रू दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रू कॉन्शियसनेस व्हेन वी मिक्स विद पीपल. तो हमको क्या करना चाहिए? हम लोग अवॉइड तो कर नहीं सकते हमेशा, खासकर जब हम बाहर रहते हैं. तो वहाँ पर श्री अरविंद के कुछ बड़े इंटरेस्टिंग लेटर हैं. जो एक चीज़ जिसका हमको अभ्यास करना चाहिए, दैट इज, श्री अरविंदो कहते हैं समता, इक्वालिटी. और उसके विषय में बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न हैं, उत्तर हैं. हम लोग 2 उत्तर पढ़ेंगे. द बेस्ट वे टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ व्हेन वन हैज टू लिव इन द ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस एंड सराउंडिंग्स. क्योंकि हमेशा हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं. हम आश्रम में भी रहेंगे तो ऑलवेज वी कैनॉट अवॉइड, एंड अवॉइडिंग इज नॉट द राइट वे, क्योंकि बहुत बार उसमें आदमी अपने एक शेल में चला जाता है. तो श्री अरविंद कहते हैं व्हाट इज द बेस्ट वे इज टू कल्टिवेट एन एंटायर इक्वालिटी एंड डिटैचमेंट एंड द समता ऑफ द गीता विद द फेथ that the divine is there and the divine will at work in all things, even though at present under the conditions of a world of ignorance. श्रद्धा ये कि इस सब चीज़ के अंदर एक दिव्य संकल्प कार्य कर रहा है. हमको जज नहीं करना है कि ये ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नॉट लाइक दैट. माता जी से एक बार किसी ने बहुत सुंदर छोटा सा पूछा था, आई थिंक दिलीप कुमार रॉय ने पूछा था, नहीं इट इज़ नॉट दिलीप कुमार रॉय, दैट इज़ डिफरेंट. किसी ने माँ से कहा कि माँ मुझे ऐसा प्रतीत होता है संसार में 8 ग्रेट लोग हैं और मुझे लगता है उसमें से मैं एक हूँ. इस विषय में आपका क्या कहना है? माँ कहती हैं देखो, श्री अरबिंदो एंड माई सेल्फ आर ऑर्डिनरी पीपल डूइंग an ordinary work in the ashram. We don't know anything about greatness. This is the beautiful reply. We don't know anything about greatness.
तो इस भाव से नहीं कि ये ऑर्डिनरी है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, हम कुछ स्पेशल हैं, कुछ योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, इस भाव से नहीं. इट इज जस्ट ए सेफ रूल, डिटैचमेंट, इक्वालिटी. और आगे बताते हैं, when one is living in the world, one cannot do as in an ashram. One has to mix with others and keep up outwardly at least ordinary relations with others. The important thing is to keep the inner consciousness open to the divine and grow in it. ये रियलिटी है. इसके बारे में तो आई हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स, क्योंकि बाहर रहा हूँ बहुत साल, और यही माता जी का भाव में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखा है. एक किसी और का एक्सपीरियंस बताता हूँ. एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, एयरफोर्स में सीनियर ऑफिसर था, पायलट था, फाइटर जहाज उड़ाता है. उनका जीवन होता है कि सुबह में जहाज उड़ाते हैं, शाम को पार्टी होता है. पार्टी में बहुत बार ड्रिंक्स, डांस, ये पार्ट ऑफ लाइफ है. उनकी वाइफ बहुत फैशनेबल थी और ये आदमी बहुत स्पिरिचुअल था. शाम को जाता था वाइफ के साथ में पार्टी में, सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं. वाइफ कभी कभी बोलती थी डांस करने, तो डांस भी करता था और पूरा म्यूजिक चल रहा है, लेकिन वो हमेशा इंड्रॉन रहता था. तो किसी ने उससे पूछा कि आप कैसे रिकनसाइल करते हो? सुबह में उठ के 3-4 घंटा यूज टू मेडिटेट. उसका नियम ये था, ही नेवर ड्रैंक, ड्रिंक कर, स्मोकिंग, नथिंग. कहता है बहुत सिंपल है, वाइफ डांस कर रही होती, मैं अपना गुरु को रिमेंबर करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं है उससे. What she is doing, she is not doing. That degree of detachment can be cultivated. Absolutely detached. She is with her, but he is inwardly in a state of remembrance, joy. I know this man personally. He had intuitive experiences. He had a very beautiful development of intuition. मेन चीज है सिंसेरिटी. जहां पर भी वो है वहां रिजल्ट मिलता है. इट इज सो ब्यूटिफुल. ऐसे बहुत से लोग और एग्जाम्पल मैंने देखे हैं. मतलब बहुत कंपेयर टू व्हाट वन एक्सपेक्ट्स, लगता है कि बाहर में कुछ नहीं, बट इट्स नॉट ट्रू. ब्यूटिफुल थिंग्स कि आदमी जा रहा है. आई नो ऑफ पीपल जो हवाई जहाज उड़ाने के पहले फाइटर प्लेन क्या रफ्तार से जाता है और उसमें जो चक्कर होता है, इट्स रियली अमेजिंग. वेट कर रहा है 2 मिनट 3 मिनट, किस लिए? आई एम वेटिंग फॉर गाइडेंस फ्रॉम माई मास्टर. The moment he gets the guidance, he takes off. It's a reality. And that is a very high technical job. मतलब ऐसा जॉब जहाँ आपने 1 सेकेंड का गड़बड़ किया और कहता है मुझे पता है, आई एम सेफ. This another person. He had experiences of actually seeing his master seated on the wings when his aircraft met with a crisis. हम लोग भी माँ के साथ ऐसा अनुभव करते हैं. That is the spirit, detachment and equality. तब जो भी काम करते हैं, गीता का वो है योगा कर्मसु कौशलम. ये समता, इसके बारे में श्री अरविंद कहते हैं, इक्वालिटी इज द चीफ सपोर्ट ऑफ द ट्रू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस. एक लंबे समय तक, शायद पूरा जीवन अगर केवल समता के अभ्यास में चला जाए तो इट इज वर्थ इट. पतंजलि कहते हैं दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योगा. इवन गीता सेज दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट. ये तो श्री अरविंद उसको बेस बना रहे हैं. अगर पूरे जीवन अगर व्यक्ति केवल समता का नींव डाल ले तो इट इज ए सॉलिड फाउंडेशन फॉर स्पिरिचुअल लाइफ टू डेवलप. इक्वालिटी इज द चीफ सपोर्ट ऑफ द ट्रू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, एंड इट इज दिस फ्रॉम विच ए साधक डेविएट्स व्हेन ही अलाउज ए वाइटल मूवमेंट टू कैरी हिम अवे इन फीलिंग और स्पीच और एक्शन. यह आधार होना चाहिए. इक्वालिटी इज नॉट द सेम थिंग एज forbearance. तो समता क्या है बता रहे हैं. इक्वालिटी मीन्स ए क्वाइट एंड अनमूव्ड माइंड एंड वाइटल. कोई भी हवा का झोंका आया, अरे बड़ा ट्रेजेडी हो गया, अरे बड़ा खुशी का बात हो गया, इट्स नॉट मूव्ड बाय दैट. ही हैड स्माइल्स फाइन. उसी तरह मन इमीडिएटली एक आइडिया आया, उसमें बह गया, दूसरा आइडिया आया, दूसरा में चला गया. अनमूव्ड एंड क्वाइट माइंड एंड वाइटल. It means not to be touched or disturbed by things that happen or things said or done to you, but to look at them with a straight look. मुझे किसी ने इंसल्ट किया, नहीं किया, अच्छा बोला, not to be moved by them, but to look at them with a straight look. Straight look क्या है? Free from the distortions created by personal feeling. उसने मुझे बोला,
दिस इज ए पर्सनल फीलिंग. स्ट्रेट लुक. एंड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इज बिहाइंड देम. शक्तियों का खेल जो उसके पीछे है. वॉट इज इट इन वन सेल्फ विच दे आर कास्ट अगेंस्ट, एंड वॉट इनर प्रॉफिट और प्रोग्रेस वन कैन मेक आउट ऑफ देम. इट मीन्स सेल्फ मास्टरी ओवर द वाइटल मूवमेंट्स. किसी ने कुछ बोला, अंदर प्रतिक्रिया हुआ. वॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व एंड कॉन्कर. दैट्स द एंड ऑफ इट. वो कौन बोला, क्या बोला, चला गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. किसी ने बोला, बहुत स्ट्रांगली कुछ बोला, यू आर ए फूल. अंदर प्रतिक्रिया, मुझे फूल समझता है. दोनों चीज ऑब्जर्व किया. अरे मैं अभी भी सोचता हूं ओपिनियंस और अपने आप को ऐसा समझता हूं, मैं फूल नहीं हो सकता हूं क्या? उसमें क्या हुआ? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? एंड टू वर्क ऑन दैट पार्ट, एंड दैट्स द एंड. उसके बाद वो कौन बोला, क्या बोला, चला गया, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी. एंगर एंड सेंसिटिवनेस एंड प्राइड एज वेल एज डिजायर एंड द रेस्ट. वही काम, क्रोध, अति सेंसिटिवनेस, अति संवेदनशीलता, अभिमान, मैं तो इतना बड़ा हूँ, मुझे क्यों बोल दिया, मैं डिपार्टमेंट का हेड हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं इतना सीनियर हूँ. दिस ऑल नॉनसेंस. इट इज नॉट रेलिवेंट एट ऑल. वी आर ऑल चिल्ड्रेन. इस भाव से जीना. एंड टू लेट देम गेट होल्ड, या मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, विद्वान हूँ, ये जानता नहीं है क्या, दिस इज ऑल अविद्या. नॉट टू लेट देम गेट होल्ड ऑफ द इमोशनल बीइंग एंड डिस्टर्ब द इनर पीस. इक्वालिटी मीन्स अनदर थिंग. ये एक स्टैटिक पार्ट हुआ इक्वालिटी का. ये इससे निर्वाण या फ्रीडम प्राप्त होता है. लेकिन एक्शन के लिए इक्वालिटी मीन्स अनदर थिंग. टू हैव एन इक्वल व्यू ऑफ men and their nature and acts and the forces that move them. जब हम इक्वल नहीं होते हैं तब हम जो हमको प्रिय लगता है उसका सब कुछ अच्छा लगता है, ब्लाइंड बाय अपीयरेंसेस. और जो हमको प्रिय नहीं होता उसका सब कुछ बुरा लगता है. बट विजडम कैन कम इवन फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए फूल और ए मैड मैन. एक मूर्ख भी और एक पागल भी बहुत बार बहुत सुंदर विजडम का बात बोल सकता है. ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं. और हम लोग कभी अपने प्राइड में नहीं सुनते हैं. एक आदमी जिसको सब बोलता है पागल है, वो आके बोल सकता है कि अरे हमको दवा नहीं लेना है, और हम बोलेंगे अच्छा हम खाली माँ पर भरोसा करेंगे. एंड आई मे थिंक ही इज टॉकिंग लाइक ए मैड मैन, बट एट दैट पॉइंट मदर स्पोक थ्रू हिज लिप्स. वाई नॉट? तो ये समता, टू सी मैन, उनका पीछे क्या शक्ति किस समय काम कर रहा है. इट हेल्प्स वन टू सी द ट्रूथ अबाउट देम by pushing away from the mind all personal feeling in one seeing and judgment and even all the mental bias. जब हम किसी को जजमेंट, बहुत बार जीवन में यू हैव टू सी थिंग्स, बट पर्सनल फीलिंग्स और बायस नहीं आना चाहिए. पर्सनल फीलिंग ऑलवेज डिस्टॉर्ट्स एंड मेक्स वन सी इन मेंस एक्शन not only the actions themselves but things behind them which more often than not are not there. कोई क्रोध में कुछ बोल दिया, ये बहुत बार होता है. किसी ने कुछ बोला तो वो उसके पीछे ये भाव नहीं होता है, वो एक मोमेंट का एक सडन इम्पल्स है, या कुछ और, सुबह नाश्ता ठीक से नहीं किया, गुस्सा आ गया, हम सोचते देखो ऐसा ही है, मेरा विरुद्ध बोला. इट्स नथिंग लाइक दैट, इट्स ए मोमेंटरी थिंग. लास्ट पार्ट नेक्स्ट टाइम फिर पढ़ेंगे. मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसजजमेंट विच कुड हैव बीन अवॉइडेड आर द रिजल्ट. थिंग्स ऑफ स्मॉल कॉन्सिक्वेंस assume larger proportions. The first condition of inner progress is to recognize whatever is or has been a wrong movement in any part of the nature. Wrong idea, wrong feeling, wrong speech, wrong action. And by wrong is meant what departs from the truth, from the higher consciousness and higher self, from the way of the divine. So this is the path in life. Once recognized, it is admitted, not glossed over or defended, and it is offered to the divine for the light and grace to descend and substitute for it the right movement of the true consciousness. हमारे ह्यूमन इंटरेक्शंस में, जीवन के संबंध में बहुत से ऐसे प्रतिक्रियाएं होंगे, और उससे हमको ना दुखी होना है कि अरे मेरा अंदर ये भी है ये रियलिटी है नेचर का. यू हैव टू पिक इट अप, ऑफर इट. 1,000 times, we have to offer it 1,000 times. 10,000 times, we have to offer it 10,000 times. Million times, we have to
offer it million times. That is the path. Next week we'll continue this.